नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमान शुक्ला स्वागत करता हूं आपका तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। जैसा कि हमने लेक्चर 1.2 में डिस्कस किया था, ऐसे ही हम लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। आज हम बात करेंगे लेक्चर 1.3 में। लेक्चर 1.3 में हमको क्या पढ़ना है, इसके क्या क्या टॉपिक रहेंगे उनकी भी बात करेंगे। लेकिन लेक्चर हमारा रहेगा कौन सा? सर, लेसन हम पढ़ा रहे हैं रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत लेक्चर हमारा रहेगा लेक्चर 1.3। टॉपिक का नाम है अभिक्रिया का दर नियम या दर समीकरण। इस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखते हैं, पहले डेफिनेशन इसकी लिख लेंगे। डेफिनेशन इसकी क्या कहती है कि वह समीकरण जो अभिक्रिया की दर, यानी कैसी समीकरण जो क्या करे, अभिक्रिया की दर और अभिकारकों की सांद्रताओं के मध्य संबंध व्यक्त करती है। क्या व्यक्त करती है? संबंध व्यक्त करती है। क्या कहलाती है? अभिक्रिया का दर नियम। यानी अभिक्रिया का दर नियम या दर समीकरण क्या है? ऐसी समीकरण जो अभिक्रिया की दर और अभिकारकों की सांद्रताओं के मध्य क्या व्यक्त करे? एक संबंध व्यक्त करे। तो ऐसी समीकरण क्या कहलाती है? अभिक्रिया का दर नियम या दर समीकरण कहलाती है। अब यह संबंध कैसे व्यक्त करेगा, इसको हम लोग कैसे प्रदर्शित करेंगे, इसके बारे में देखते हैं। माना अभिक्रिया ए और बी क्या बना रहे हैं? उत्पाद बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? उत्पाद बना रहे हैं। यहीं पर हम, जैसा हमने पिछले लेक्चर में किया था, मान क्या लिया था कि अभिकारक ए की सांद्रता हमने वहां क्या मान ली थी? स्मॉल ए मान ली थी। और अभिकारक ए की सांद्रता वहां पर स्मॉल ए मानी थी। क्या इसी तरीके से हम यहां मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं सर। यहां मान लिया अभिकारक ए है, इसको शॉर्ट फॉर्म में यहीं लिख देंगे। अभिकारक ए की सांद्रता हमने कितनी मान ली? स्मॉल ए मान ली। इसी तरीके से अभिकारक बी की सांद्रता हम कितनी मान सकते हैं? स्मॉल बी मान सकते हैं। ए और बी क्या है? अभिकारक है। ये क्या बना रहा है? उत्पाद। ए में अणुओं की संख्या कितनी है? ए क्या है? अभिकारक की सांद्रता या अभिकारक, आपको पता है सांद्रता क्या होती है, हमने लेक्चर 1.1 में बताया था। सांद्रता जो होती है वो इकाई आयतन में विलयन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सांद्रता। यानी ए अभिकारक में कितने अणु उपस्थित हैं? स्मॉल ए। बी अभिकारक में कितने अणु उपस्थित हैं? स्मॉल बी। आगे देखते हैं, कोटेशन लिखेंगे। यदि अभिक्रिया की दर का मतलब क्या? dx/dt। यदि अभिक्रिया की दर अभिकारक A की सांद्रता के किस घात के? प्रथम घात के, तथा अभिकारक B की सांद्रता के कौन सी घात? द्वितीय घात के अनुक्रमानुपाती है, तो t समय बाद अभिक्रिया की दर क्या होगी? लेक्चर 1.2 में हमने क्या देखा था? अभिक्रिया की दर जब निकाल रहे थे तो वहां पर हम क्या लिखते थे सर? अपॉन dt लिखते थे, अनुक्रमानुपाती का साइन लगाते थे और वहां पर क्या दिखाते थे कि अभिक्रिया की दर है कितनी, यानी किसके अनुक्रमानुपाती होती थी? अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होती थी। वहां पर कितना अभिकारक था? एक अभिकारक था। यहां पर कितने अभिकारक हैं? दो अभिकारक हैं। यानी दोनों अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करेगी। कैसे करेगी? यहां पर एक ब्रैकेट बनाएंगे, एक में क्या लिखेंगे? कैपिटल ए, एक में क्या लिखेंगे? कैपिटल बी। अब ए की सांद्रता के कौन सी घात? प्रथम का मतलब क्या होता है? 1। और बी की सांद्रता के कौन सी घात? द्वितीय घात का मतलब क्या होता है? 2। यानी अभिकारक ए की जो सांद्रता है वो प्रथम घात के अनुक्रमानुपाती है, तथा बी की जो सांद्रता है वो द्वितीय घात के क्या है? अनुक्रमानुपाती है। किसके अनुक्रमानुपाती है? अभिक्रिया की दर के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा है? अनुक्रमानुपाती का साइन हटाते हैं, क्या लगाते हैं? बराबर लगाते हैं। बराबर लगाया, जब बराबर लगाते हैं तो एक साइन हमने लगाया था, वहां पर कौन सा साइन लगाया था? कैपिटल के को क्या बोलते थे? वेग स्थिरांक। यही अभिक्रिया का दर नियम या दर समीकरण कहलाती है। इस समीकरण को हम मान लेंगे एक। यहां पर क्या लिख लेंगे? समीकरण एक अभिक्रिया का दर नियम या दर समीकरण को करती है, जहां के क्या है?
वेग स्थिरांक। अगर किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा लेक्चर 1.2 देखेंगे, वहां से वेग स्थिरांक आपको समझ में आ जाएगा और वहीं से आपको यह समझ में आ जाएगा dx/dt के अनुक्रमानुपाती में अभिक्रिया की दर कैसे लिखते थे, कैसे हम वहां पर इनकी सांद्रताओं को लिखते थे। सो यहाँ पर एक क्रम बढ़ा हुआ है। ये सर जो ब्रैकेट लगाया है ये क्यों लगाया है? सर ये हमने लगाया है, आपने द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम पढ़ा होगा, कहाँ? फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में आपको एक नियम पढ़ाया गया होगा, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। उसी में बताया जाता है ये जो ब्रैकेट होता है ये क्या शो करता है? ये शो करता है मोलर सांद्रता को। किसको? मोलर सांद्रता कहाँ से आई? द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से। अगर आपको देखना है तो आप द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम हमारे क्लास 11 से लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? हमने देखा dx/dt इज इक्वल टू k a⁻1 b⁻2 इक्वेशन मान लिया। यही इक्वेशन जो है वो अभिक्रिया का दर नियम या दर समीकरण को व्यक्त करती है। चूंकि हमने क्या लिखा है, एक ऐसी समीकरण जो किसको किसको व्यक्त करे? अभिक्रिया की दर को व्यक्त करे और अभिकारकों की सांद्रताओं को व्यक्त करे, ठीक है। यहाँ पर अभिकारक A की सांद्रता कितनी है? 1 है। यहाँ पर अभिकारक B की सांद्रता कितनी है? 2 है। यही क्या व्यक्त कर रही है? अभिकारक की सांद्रता को भी व्यक्त कर रही है और अभिक्रिया की दर को भी व्यक्त कर रही है। इस तरीके से हमारा अभिक्रिया की दर नियम या दर समीकरण का टॉपिक कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जितने भी टॉपिक हैं ये सब के सब इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी टॉपिक इसमें ऐसा नहीं है जो हम नॉन इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहे हैं। आप जब आगे पढ़ेंगे, इसको देखेंगे, लेक्चर को फॉलो करेंगे, नोट्स को पढ़ेंगे, और हाँ, आप लोगों को इनके सबके नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहां से आप लोग क्या करेंगे, नोट्स को देख लेंगे, उन नोट्स की PDF को डाउनलोड करेंगे और इसको पढ़ेंगे, ठीक है। हम नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं अभिक्रिया की कोटि के बारे में बात करते हैं। अभिक्रिया की कोटि एक्चुअल में क्या होती है देखते हैं। तो टॉपिक देखते हैं अभिक्रिया की कोटि। अब अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? डेफिनेशन कह रही है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, यानी कोई भी रासायनिक रिएक्शन होगी या केमिकल रिएक्शन होगी, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के सांद्रता पद की घात, किसकी घात? सांद्रता पद। सांद्रता पद की घात अभी हमने देखा था, क्या किया था? सांद्रता पद की घात हमने देखा था a की पावर वहां पर क्या कर दिया था? 1। यानी ये जो घात है यही क्या कहलाती है? अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। क्या लिखा है? अभिकारक के सांद्रता पद की घात अभिक्रिया के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। यहां पर अभिकारक A की घात कितनी थी? 1 थी। यानी अगर हम पूछे अभिकारक A की सांद्रता कितनी है, आप कहेंगे 1 है। जैसे हमने अभी पीछे क्या लिखा था, dx/dt बराबर लिखा था k इंटू a⁻1 इंटू b⁻2, यही तो लिखा था। तो आपसे पूछे अभिकारक A की कोटि कितनी है, तो आप बताएंगे 1 है। हम पूछे आपसे अभिकारक B की कोटि कितनी है, आप कहेंगे 2 है। इसी तरीके से अगर हम बोल दें कि A की कोटि यहाँ पर अब आप बताइए कितनी है, तो आप कहेंगे सर अभिकारक A की कोटि कितनी है? 1/2। यानी जो घात होती है वही क्या कहलाती है? अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। जो अभिकारक की घात होगी वही अभिक्रिया की कोटि कहलाएगी। यहाँ पर अभिकारक A की घात 1/2 है, यानी इसकी कोटि क्या होगी? 1/2। B की कोटि क्या होगी? 3/2। ठीक है, ये एक समझने का मैनर है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अभिकारक है उसकी कोटि 1/2 ही होगी। 1/2 होगी कि नहीं होगी इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं। यहां से एक नोट बनाएंगे, अभिक्रिया की समग्र कोटि। अभी हमने किसकी बात करी थी? केवल अभिक्रिया की कोटि की बात करी थी। यानी जो अभिकारक के सांद्रता की जो घात होगी वही क्या कहलाएगी? अभिक्रिया की कोटि कहलाएगी। अब हम किसकी बात करेंगे? समग्र कोटि की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? समग्र कोटि की बात करेंगे। समग्र कोटि की डेफिनेशन क्या है देखते हैं। ये अभिक्रिया की समग्र कोटि की डेफिनेशन क्या कह रही है? अभिकारकों की सांद्रता पदों की घातों का कुल योग, यानी जितने अभिकारक हैं उनकी सबकी घात जितनी है उनको सबको आप क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। जितने भी अभिकारक हैं A B C D, या 2 अभिकारक हैं, 1 अभिकारक है, 3 अभिकारक हैं, 4 हैं,
जितने भी अभिकारक हैं उनकी जो भी सांद्रता होगी उनको आप क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जो जोड़ देंगे यानी उनका जो कुल योग होगा वही क्या कहलाएगा, अभिक्रिया की समग्र कोटि कहलाता है। अब इसको हम लोग समझते हैं कि कैसे अभिकारक की सांद्रता को जोड़ेंगे और क्या आएगा। ठीक है, इसके लिए मान लेते हैं क्या, माना रासायनिक अभिक्रिया। माना रासायनिक अभिक्रिया, क्या रासायनिक अभिक्रिया है, A+B गिव्स आउट उत्पाद। मान लिया कोई रासायनिक अभिक्रिया है, A और B मिलके क्या बना रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं। प्रोसेस हमारा वही रहेगा। मान लेते हैं अभिकारक A की सांद्रता कितनी है, स्मॉल a। अब क्या बार बार इसको लिखना आवश्यक है, चलिए एक बार और लिख लेते हैं फिर नहीं लिखेंगे। A क्या है, सांद्रता, अभिकारक A की सांद्रता है। यहां पर अगर हम B लिख दें तो आप क्या कहेंगे, ये सांद्रता किसकी है, अभिकारक B की सांद्रता है। यानी A और B मिलके क्या बना रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं। तो अब इसमें हम अभिक्रिया की कोटि कैसे जानेंगे, इसके लिए हम क्या लिखते हैं, अभिक्रिया का, अब आप लोग निकाल सकते हैं अभिक्रिया की दर को हम कैसे लिखेंगे। दर के लिए हम क्या लिखते हैं, dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या अनुक्रमानुपाती होता है किसके, अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी अभिकारक यहाँ पर A लिख लिया, A की सांद्रता कितनी है, स्मॉल a है। यहाँ पर अभिकारक क्या है, B लिख लिया, B की सांद्रता कितनी है, स्मॉल b है। ठीक है, अब हम आपसे पूछें स्मॉल a क्या है तो आप बताएंगे A की सांद्रता स्मॉल a, B की सांद्रता स्मॉल b है। ठीक है, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, dx/dt = k। इसको हम क्या करेंगे, एक बॉक्स में बंद करेंगे और क्या लिखेंगे, अभिकारक A के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि, स्मॉल b के अभिकारक B के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि। और यहीं पर हम एक और लिख लेंगे क्या, k क्या है, वेग स्थिरांक। ठीक है, अब इंडिविजुअल तो हमको पता चल गया, क्योंकि अभिक्रिया की कोटि होती क्या है, अभिक्रिया की कोटि होती है सांद्रता पद की जो घात होती है वही क्या कहलाती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो हम बात करेंगे अभिक्रिया के समग्र कोटि कैसे निकालेंगे। इसके लिए हमने एक छोटी सी रिएक्शन मान लिया अभिकारक A की सांद्रता स्मॉल a, अभिकारक B की सांद्रता स्मॉल b। इसको इस फॉर्मेशन में लिख लिया, प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, कैपिटल K लिखा, K है क्या, K वेग स्थिरांक है, A की पावर A, B की पावर B। हमने बताया था अभिक्रिया की कोटि जो होती है वो जो घात होती है वही क्या कहलाती है, अभिक्रिया की कोटि। अब हम पूछें अभिकारक A की कोटि कितनी है तो आप क्या कहेंगे, A की घात कितनी है, स्मॉल a है। यानी अभिकारक A की कोटि कितनी है, स्मॉल a। अभिकारक B की कोटि कितनी है, स्मॉल b। अब हम पूछें आपसे अभिक्रिया की समग्र कोटि क्या है तो आप क्या कहेंगे, सर अभिकारक A की जो घात है और जो अभिकारक B की घात है इन दोनों को क्या कर दिया जाए, अगर जोड़ दिया जाए तो क्या हमें अभिक्रिया की समग्र कोटि मिल जाएगी। तो आपका आंसर होगा यस सर, मिल जाएगी। कैसे मिलेगी देखते हैं, यहां से हम क्या लिखेंगे, अभिक्रिया की समग्र कोटि। अभिक्रिया की समग्र कोटि क्या होगी, A+B। ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो अभिक्रिया की समग्र कोटि क्या होगी, जितने भी अभिकारक होंगे, अगर यहाँ पर तीसरा अभिकारक आ जाए, C आ जाए, तो उसकी जो घात होगी उसको भी क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। जोड़ने पर जो आएगा वही क्या होगा, अभिक्रिया की समग्र कोटि कहलाएगा। अभिक्रिया की समग्र कोटि क्या हो गई, A+B हो गई। ठीक है, अब इसी से हम आगे देखते हैं क्या होता है। अब इसको हटा देंगे, अभी हमने क्या लिखा था, अभिक्रिया की समग्र कोटि। अभिक्रिया की समग्र कोटि कितनी आई थी, A+B। ठीक है, देखिए दोस्तों आप लोग परेशान नहीं होंगे, इसका हैंड रिटेन नोट्स आपको मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पर लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इनकी PDF डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, सो परेशान नहीं होना है आपको, सिर्फ यहाँ पर काम क्या करना है, नोट्स तो आपको मिल ही रहा है, आपको सिर्फ समझना है, उसको फॉलो करना है, थोड़ा प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने पर अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप हम लोगों से बात कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर आपको दिए गए हैं, वहां से आप हम लोगों से कांटेक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, सो अभिक्रिया की समग्र कोटि क्या है, A+B है। अगर हम मान लें, क्या मान लें, आप कहेंगे सर आप मानते बहुत हैं, क्या मानना है, माना A+B। ठीक है, या इसको हम थोड़ा दूसरे ढंग से मानेंगे, क्या मानेंगे, माना अभिकारक की घातों को जोड़ा जाए और ऐसा जोड़ा जाए कि वो क्या निकल जाए, 0 आ जाए।
तो वो कौन सी कोटि की अभिक्रिया होगी, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अगर अभिक्रिया की समग्र कोटि हम देख रहे हैं, यानी अभिकारकों की सांद्रताओं को हमने जोड़ा, जोड़ने पर क्या मिला, 0 मिला, तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या, शून्य कोटि की अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया बोलते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया। अब इसी के अकॉर्डिंग चलें, मान लेते हैं क्या, अभिक्रिया की समग्र कोटि यानी a + b बराबर कितना आ जाए, 1। 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 को हम लोग एक नहीं बोलेंगे, यहाँ पर ये नहीं बोलेंगे एक कोटि की अभिक्रिया, क्या बोलेंगे, प्रथम। यानी यहाँ पर हम क्या देखेंगे, कौन सी कोटि की अभिक्रिया होगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। फिर वही कंडीशन सर, अगर यही अभिक्रिया की समग्र कोटि यानी a + b बराबर कितना हो जाए, 2 हो जाए, तो 2 को क्या लिखेंगे, 2 कोटि की अभिक्रिया। नहीं, अब क्या कर रहे हैं, दिमाग काम कर रहा है, कैसे, क्या लिखेंगे इसको, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। तीनों रिएक्शन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। जैसा कि हमने रिपीट किया था कि यहाँ पर जितने भी टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं वो कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो नॉन इम्पोर्टेंट है, सारे के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। जितना इंपॉर्टेंट कंटेंट है वही हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, नॉन इंपॉर्टेंट चीज कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है। सो सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, सभी टॉपिक को मन लगाकर पढ़ना है। करना क्या है सर, यहाँ से हमने देखा 3 प्रकार की अभिक्रियाएं निकल के आई। कौन सी अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। हालांकि होता तृतीय कोटि की अभिक्रिया है, इसी तरीके से अभिक्रिया की कोटि बढ़ती चली जाती है, लेकिन कितना, वो सब हम लोग बात करेंगे बीएससी में। जब बीएससी जाएंगे, बीएससी पढ़ेंगे, तब वहां पर हम देखेंगे कि क्या सर और ज्यादा कोटि की अभिक्रिया होती हैं या नहीं, nth कोटि की अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, ये सब कहाँ डिस्कस होगा, ये बीएससी में डिस्कशन होगा इसका, ठीक है। अब बात करेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है और तृतीय कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे किसके लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो दोस्तों जैसा आपने देखा, हमने यहाँ पर हेडिंग बना लिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा क्या है, पहले इसको लिखते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, वह अभिक्रिया जिसकी दर, यानी बात हम किसकी बात कर रहे हैं, अभिक्रिया की, यानी उसकी दर होगी। वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, ये पॉइंट मेन है। यानी एक ऐसी अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। अगर निर्भर नहीं करेगी तो अभिकारक की सांद्रता हम कितनी मान सकते हैं, 0। कितनी मानेंगे, 0। अगर 0 मान लिया, यानी 0 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, शून्य बोलते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। कैसे देखेंगे इसको, देखिए, माना तो रासायनिक अभिक्रिया हमने मान लिया, कोई ए क्या है, अभिकारक है, यहां पर क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहा है। अब क्या हम यहां पर सांद्रता लिखेंगे, आप कहेंगे नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, शून्य कोटि की। और शून्य कोटि की अभिक्रिया की कंडीशन क्या है कि ऐसी अभिक्रिया जिसकी दर सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, यानी यहां पर सांद्रता बिल्कुल भी नहीं लिखी जाएगी। उसके बाद हम करते क्या थे, फिर हम तुरंत निकालते क्या थे, अभिक्रिया की दर निकालते थे। अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर कैसे निकालते थे, क्या लिखते थे, dx/dt अनुक्रमानुपाती होता है किसके, अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी a की पावर यहाँ कितनी रहेगी, 0। अगर यहाँ पर कुछ लिखा होता तो इसकी घात हम वो लिख देते, अगर a लिखा होता तो पावर a चली जाती, b लिखा होता तो b। अगर कुछ नहीं लिखा है तो पावर इसकी कितनी जाएगी, 0। क्यों जाएगी, क्योंकि यह सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। अब a की पावर अगर 0 हो गई तो इसको हम और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, dx/dt, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, इक्वल लगाएंगे और इक्वल लगाकर यहाँ पर क्या लगाते हैं, k लगाते हैं। k लगा दिया, k इंटू a की पावर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही रिएक्शन या यही समीकरण जो है
ये क्या शो करती है, यही शून्य कोटि की अभिक्रिया को दर्शाती है। अब प्रयोगों के माध्यम से कुछ रिएक्शंस बताई गई जिसमें यह बताया गया कि ये रिएक्शंस हमारी क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वो कौन सी रिएक्शंस हैं इनको देखेंगे। तो वो कौन सी रिएक्शंस हैं, 2 टाइम्स ऑफ N2O गिव्स आउट 2 टाइम्स ऑफ N2 प्लस O2। देखिए बैलेंस है कि नहीं है, 2 × 2 क्या होगा, 4 होगा, यानी नाइट्रोजन कितने होंगे 4। यहाँ पर भी नाइट्रोजन कितने हैं, 4 नाइट्रोजन हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है सर, ऑक्सीजन कितना है, 2 ऑक्सीजन है। और यहाँ पर भी कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। यानी ये रिएक्शन भी हमारी क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। कैसे पता चला, ये प्रयोगों के माध्यम से हमको पता चला। यहाँ पर क्या लिखा, H2 + Cl2 गिव्स आउट 2HCl। यहाँ पर क्या लिखा, H2 + I2 गिव्स आउट 2HI। ये रिएक्शंस आपको ध्यान रखनी पड़ेगी और आप इनको मेमोराइज कर लीजिए कि ये अभिक्रियाएं कैसी अभिक्रियाएं होती हैं, शून्य कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं। यानी ये रिएक्शन जो हैं वो आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा हमने बताया कि आप टेंशन नहीं लेंगे, आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, लिंक पर क्लिक करेंगे, वहां से आप PDF को डाउनलोड करेंगे और मेरे साथ वीडियो को देखते हुए आप अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।